अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग उड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये नारा है कर्पूरी ठाकुर के द्वारा दिया गया। आप तमाम लोग जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री, और दो दो दफा वो मुख्यमंत्री रहे। आज भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनके 100वें जयंती पर उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है वो भारत रत्न कहा जाता है और उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। बिहार में भी कुछ ही दिनों के बाद, बिहार में एक आध साल के बाद ही विधानसभा का चुनाव भी होना है और लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है। आपको बता दें कि जननायक के नाम से जाने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को अपना गुरु मानते थे। अगर आज के वक्त की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, ये तमाम लोग अपना राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब का अगर उनके बारे में बातचीत करें, अगर उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जिस गांव का नाम बाद में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कर्पूरी ग्राम रख दिया गया। कर्पूरी ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ा रोल अदा कर चुके हैं और इसकी वजह से उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। उन्होंने ऐसे ऐसे स्पीचेस दिए जिनकी वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो सन 24 जनवरी 1924 को उनकी पैदाइश हुई और यानी कल उनका जो है उनकी जयंती है और इस जयंती के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया जा रहा है, जिस पर सियासत भी जारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जब उनकी मौत हुई तो उनके पास 2 गज जमीन भी अपनी नहीं थी। अपना मकान पटना में तो छोड़िए, उनका जो अपना पुराना गांव था, जो पैतृक गांव था, वहां भी उनके लिए एक अपना घर नहीं था उनका। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। सोचिए, जिस दौर में आपके पास करोड़ों के घोटाले करने वाले नेताओं की फहरिस्त है और जिस वक्त के कर्पूरी ठाकुर हैं, ऐसा नहीं है कि उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त भी कुछ लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए राजनीति में थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक नेता जो बहुत ही निचले समुदाय से आता था, मतलब एक कहा जा सकता है कि एक ऐसे समुदाय से जो पीड़ित समुदाय था, खुद नाई समुदाय से आते थे। पिता जो हैं वो भी एक किसान थे और साथ ही साथ नाई थे। नाई वही जो बाल बनाते हैं। जी हाँ, और आज उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि वो कितने बड़े नेता थे। पिछड़ों के लिए उन्होंने जो काम किया वो बहुत बड़ा था। आज लोग पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करते हैं, आरक्षण दे भी रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत करने में एक बहुत बड़ा रोल कर्पूरी ठाकुर का था। आइए हम कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपको कुछ ऐसे किस्से बताएं जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक मुख्यमंत्री, एक इंसान जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, एक इंसान जो उप मुख्यमंत्री रहा हो, एक इंसान जो शिक्षा मंत्री रहा हो, एक इंसान जो सन 1952 में पहली बार जब विधायकी का चुनाव हुआ उसके बाद अपने जीवन में कभी भी वो विधायकी का चुनाव नहीं हारे, आखिर वो जब मर गए, वो जब इस देश को, इस मिट्टी को छोड़ करके चले गए, तब उनके पास क्या कुछ था और जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान उनकी क्या कुछ हकीकत थी। उनके बारे में कुछ ऐसी कहानियां हैं, उनके बारे में कुछ लोगों ने उनकी जीवनी के बारे में कुछ जो जानकारी दी है वो काफ़ी चौंकाने वाली है और इसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक मुख्यमंत्री के पास, एक मुख्यमंत्री की ऐसी कहानी भी हो सकती है। सुनिए उनके बारे में कि वो क्या थे और क्यों उन्हें आज भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। सन 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी भी नहीं हारे।
राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए थे। जब करोड़ों रुपए के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे होते हैं, तब समझ ही नहीं आता कि कोई कर्पूरी जैसा नेता भी हुआ करता था। विश्वास कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते होंगे। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा था। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर बेहद गंभीर हो गए और उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उन्हें दिया और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपनी पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखा और दोनों ही बार वो पत्र लिखना ना भूले। इस पत्र में क्या था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं कि पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लाभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो और पिता का नाम का लाभ उन्हें मिला भी हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जब तक जीवित थे तब तक राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम अपने पुत्र को नहीं किया था। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहु गुना ने अपने संस्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था कि कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपये अगर मांग ले तो आप उन्हें दे दीजिएगा, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा कि भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा या नहीं मांगा। हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं है। कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र के कुछ सामंती जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के नाते नहीं पहुंच सके तो जमींदारों ने अपने लठैतों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया। जिसकी सूचना किसी प्रकार जिला प्रशासन को हुई तो तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी जी के घर पहुंच गए और उधर लठैत पहुंचे ही थे, लठैतों को बंदी बना लिया गया। लेकिन जब ये बात कर्पूरी ठाकुर जी को मालूम चला तो उन्होंने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया है, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते थे। ये बात जब जिला प्रशासन ने कही तो कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, इस प्रकार के पता नहीं कितने असहाय, लाचार और शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं, काम करते हैं, कहाँ तक किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को पीड़ित किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्मों सितम का शिकार न होने पाए। लठैतों को कर्पूरी जी ने छुड़वा दिया और इस प्रकार वे पक्षपात एवं मानवता का मसीहा कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं है। 80 के दशक के बाद 80 के दशक की बात है कि बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवा कर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते? यह संयोग नहीं था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम के चलते वह विधायक बाद के वर्षों में अनेक कानूनी परेशानियों में पड़े, पर कर्पूरी ठाकुर का जीवन बेदाग रहा। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुना उनके गांव गए थे। बहुगुना जी कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े थे। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर सन 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने कहीं एक मकान तक नहीं बनवाया।
70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गांव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ नेता अपने यहाँ की शादियों में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, पर जब कर्पूरी ठाकुर को अपनी बेटी की शादी करनी हुई तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस मामले में भी आदर्श उपस्थित किया। सन 1970-71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। रांची के एक गांव में उन्हें वर देखने जाना था। तब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। कर्पूरी ठाकुर सरकारी गाड़ी से नहीं जाकर वहां टैक्सी से गए थे। शादी समस्तीपुर जिला स्थित उनके पुश्तैनी गांव पितौंजिया में हुई। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि शादी देवघर मंदिर में हो, पर उनकी पत्नी की जिद पर गांव में शादी हुई। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को भी उस शादी में आमंत्रित नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने संबंधित अफसर को यह निर्देश दे दिया था कि बिहार सरकार का कोई भी विमान मेरी यानी मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना उस दिन दरभंगा या सहरसा हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगा। पितौजिया के पास के हवाई अड्डे वही थे। आज के कुछ तथाकथित समाजवादी नेता तो शादी को भी सम्मेलन बना देते हैं। भ्रष्ट अफसर और व्यापारीगण सत्ताधारी नेताओं के यहाँ की शादियों के अवसरों पर करोड़ों रुपए का खर्च जुटाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में भी तो थोड़ा बहुत यह सब होता था, पर कर्पूरी ठाकुर तो अपवाद थे। हालांकि उनकी साधनहीनता भी उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकी। 1977 में जेपी आवास पर जयप्रकाश नारायण का जन्म दिन मनाया जा रहा था। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जहां जेपी रहते थे, देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए थे। उन नेताओं में चंद्रशेखर नानाजी देशमुख शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल कर्पूरी ठाकुर की पहचान थी। उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी की, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए? सब निहितार्थ समझ गए, हंसे। फिर चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथ से पकड़कर सामने की ओर फैलाया। वह बारी बारी से वहां बैठे नेताओं के पास जाकर कहने लगे कि आप कर्पूरी जी की कुर्ते फंड में दान कीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपये एकत्र हो गए। उसे समेट कर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को थमाया और कहा कि इससे अपना कुर्ता धोती ही खरीदिए, कोई दूसरा काम मत कीजिएगा। चेहरा पर बिना कोई भाव लाए कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। यानी तब समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, पर आज के कुछ समाजवादी नेताओं को कम कहना और अधिक समझना। तो ये थी कहानी कर्पूरी ठाकुर की। आपको बता दें कि वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में सन 1988 में 17 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि आज ये ऐलान हुआ है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाएगा।